अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक-ठाक हैं? खैरियत से हैं? सब ठीक-ठाक? अच्छा, आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा जो टॉपिक था, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट। ठीक है? तो हमने काफ़ी सारी बातें लास्ट इसमें की थी, लास्ट हमारे व्लॉग में की थी, और आज का जो व्लॉग है इसी से रिलेटेड है। कुछ पॉइंट्स अभी रह चुके हैं, नॉमिनल से कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज के व्लॉग में इसको हम खत्म करें, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सी इंपॉर्टेंट हमने बातें करनी है इस व्लॉग के अंदर। तो इसको पूरा आप देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। और जो हमारी पुरानी व्लॉग हैं, उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आई और क्या चीज़ समझ में नहीं आई। तो स्टार्ट करते हैं कि अभी हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हमने क्या किया था, जो हमने डिस्कशन की थी कि व्हाट इज़ रियल एस्टेट, उसकी टाइप्स हमने डिस्कस की थी, प्रोडक्ट्स डिस्कस की थी रियल एस्टेट के हवाले से। फिर हमने प्रोडक्ट डिस्कस की थी, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। फिर हमने डिस्कशन किया था कि बिल्डर्स ऑफिस किसे कहते हैं, रियल एस्टेट एजेंट किसे कहते हैं, बिल्डिंग डेवलपर किसे कहते हैं। हमने डिफरेंशिएट किया था स्क्वायर यार्ड्स का और स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, एकड़, मरला, जो ये मेजरमेंट्स होती हैं रियल एस्टेट में जो काम आती हैं, मेजरमेंट्स, हमने इसको डिस्कशन किया था। मज़ीद हमने और जो अच्छी चीज़ और डिस्कशन की थी वो ये था कि मकसद क्या है रियल एस्टेट को जॉइन करने। मज़ीद हमने जो डिस्कशन किया था, जो था मकसद रियल एस्टेट में जॉइन करने का, वो क्या था, हमने डिटेल मकसद डिस्कस किया था। फिर हमने बॉडी लैंग्वेज पे बात की थी, एटीट्यूड पे बात की थी, मार्केट नॉलेज रियल एस्टेट की होनी चाहिए, उसके हिसाब से हमने बात की थी। रियल एस्टेट प्राइस प्रेडिक्शंस के बारे में हमने बात की, और मार्केट क्रैश होगी या नहीं होगी वो हमने बात की। ठीक है? और कुछ रियल एस्टेट के कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर हमने बात की थी लास्ट टाइम। नॉलेज के ऊपर हमने बात की थी, प्रोडक्ट नॉलेज, और एजेंट को पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, जो हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट। तो ये तमाम चीज़ें रियल एस्टेट एजेंट को पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसी के ऊपर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। डेजिग्नेशन के हवाले से हमने बात की थी, कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट किसे कहते हैं, रियल्टर किसे कहते हैं, रियल एस्टेट एजेंट किसे कहते हैं, सीनियर सेल्स कंसल्टेंट किसे कहते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा डेजिग्नेशन अपना रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी आप किसी क्लाइंट को फ़ोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं या मुलाकात कर रहे हैं, तो वो आपसे आपका डेजिग्नेशन जब पूछेगा, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करते हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? मतलब अगर आपने बोला सर मैं सेल एजेंट हूँ, मैं तो एजेंट हूँ, मैं ब्रोकर हूँ, तो ज़रा मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपको अपने लाइफ के साथ इस इंडस्ट्री को अगर आपने ज्वाइन करना है और अपने आप को अपने आपने देना है, तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का आप दे सकते हैं, रियल्टर का आप अपने आप को कहला सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट भी फाइन इनफ, सीनियर सेल्स कंसल्टेंट भी आप डेजिग्नेशन आप अपने आप को दे सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी बात है, तो इसको आपने चूज करना है। इससे होता क्या है कि जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलेंगे, उसको अपना कार्ड सामने रखेंगे, तो वो देखेगा कि यार ये रियल्टर है, इस तरीके का बंदा है, कोई लाइसेंस्ड रियल एस्टेट वाला पर्सन है, इससे बात करके मजा आएगा, काम का बंदा लग रहा है, इससे नॉलेज है मार्केट की, तो मैटर करती हैं तमाम चीज़ें। फिर प्रोडक्ट नॉलेज की हमने ऊपर बात की थी लास्ट टाइम। प्रोडक्ट नॉलेज कितनी ज़रूरी है, अगर आप देखें प्राइमरी मार्केट को फोकस कर रहे हैं या सेकेंडरी को फोकस कर रहे हैं, बात वहीं घूम करके आ जाती है कि प्रोडक्ट नॉलेज कितनी ज़रूरी है। ये प्रोडक्ट नॉलेज आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आप प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट नॉलेज कितनी ज़रूरी है। अपने प्रोडक्ट के बारे में तो आपने जानकारी रखनी ही रखनी है, प्लस जो दूसरा जो प्रोडक्ट है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में आप वो जानकारी ज़रूर रखनी है, चाहे प्राइमरी मार्केट से हो या सेकेंडरी मार्केट से हो। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि पर स्क्वायर फीट के ऊपर प्राइस के ऊपर बहस हो रही होती है, एमेनिटीज़ के ऊपर हो रही होती है बातचीत, ठीक है? और साइज़ेस के ऊपर बात हो रही होती है, लोकेशन के ऊपर बात हो रही होती है। तो जो बिल्डर्स हज़रात हैं या जो सेल्स एजेंट हैं, वो क्लाइंट को कन्विंस करने में लगे हुए होते हैं कि सर हमारी लोकेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों अच्छा है, वगैरह-वगैरह इस तरीके की बातें आपको सुनने में आएँगी। फिर रीसेल के ऊपर बात कर लेते हैं, सेकेंडरी मार्केट के ऊपर, तो वहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, तो उधर भी डिस्कशन लोग यही कर रहे होते हैं, यही बात कर रहे होते हैं और यही खूबियाँ बता रहे होते हैं कि हमारी जगह दी बेस्ट क्यों है और कौन सी है, ठीक है? तो प्रोडक्ट नॉलेज आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, अपनी भी और दूसरे की भी। ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, तो सेकेंडरी में रहें या फिर प्राइमरी मार्केट के अंदर आप रहें। तो अभी हम शुरुआत करते हैं दोबारा से इस टॉपिक के हवाले से कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट और कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर क्या फ़र्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंशियल, जैसे रीसेल के अंदर, सेकेंडरी मार्केट के अंदर 2 तरीके की टाइप्स होती हैं। मज़ीद उसके अंदर अगर हम निच डाउन करते हैं, रियल एस्टेट रेजिडेंशियल के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं या कमर्शियल के ऊपर कर सकते हैं। मतलब हम चूज़ कर सकते हैं कि आइदर हम रेजिडेंशियल के अंदर काम करें या कमर्शियल में काम करें। अब इसके अंदर हमने डिफरेंशिएट करना है कि हमें फ़ायदा कहाँ नज़र आता है। अच्छा, ये हमने लास्ट हमारी व्लॉग में हमने बात की थी, या शायद फर्स्ट वाली में हमने बात की थी, जो व्लॉग थी पार्ट 1 में, कि रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट में फ़र्क क्या है, दोनों का हमने फ़र्क डिफाइन किया था। तो आज हम थोड़ा सा दोबारा से इसको बात कर लेते हैं इसके ऊपर बारे में। ये देखें, पैसा तो आपको चाहे आप प्राइमरी मार्केट से कमाएं, सेकेंडरी मार्केट से कमाएं, तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों आपको कैटेगरीज वहाँ पे मिलेंगी ज़रूर। अब आपको चूज़ करना है कि मुझे मेरी एक्सपर्टीज़ किसके अंदर आ रही है, आइदर रेजिडेंशियल में आ रही है या कमर्शियल में आ रही है।
अच्छा, कमर्शियल में देखिए होता ये है कि अगर आप कमर्शियल में रहेंगे तो आपको स्ट्रिक्टली जो है ना स्टिक होके रहना पड़ेगा कमर्शियल के अंदर। क्योंकि कमर्शियल को जो बेचने का मज़ा है, कमर्शियल को जो क्लाइंट को कन्विंस करने का जो मज़ा है वो रेज़िडेंशियल में नहीं है। तो रेज़िडेंशियल में फिर खूबियाँ अलग होती हैं, बहुत ईज़ी सेल हो जाता है, आपके पास नंबर्स ऑफ इन्वेंटरीज़ होती है, चाहे प्राइमरी मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो, तो इस तरीके से है। फिर प्राइस रेट आपको फिर पता होना चाहिए कि आज की प्राइस क्या है, पहले क्या थी, ये तमाम बातें हैं। तो ये हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, मज़ीद हम इसको आगे बढ़ते हैं। हम रेंट, लीज़ और रीसेल। देखिए रेंट जो है पाकिस्तान में टर्म यूज़ होती है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो लीज़ वहाँ पे लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, टर्मिनोलॉजी वर्ड जो है। होता एक ही चीज़ है, रेंट और लीज़ दोनों एक ही चीज़ होती हैं। बहुत दफ़ा ये होता है कि लोग कहते हैं यार लीज़िंग पे घर चाहिए, 2 ईयर्स की लीज़ पे घर चाहिए, तो क्या होता है आप रेंट ही दे रहे होते हैं और एक तरीके का रेंट ही होता है। तो बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी-सी चेंज है, नाम चेंज है, फ़र्क है, अदरवाइज़ ऑल सेम। फिर रीसेल के ऊपर बात कर लेते हैं। हमने रीसेल पे हमने बात की थी कि रीसेल सेकेंडरी मार्केट के अंदर आती है, प्राइमरी मार्केट के अंदर भी आती है, ठीक है। आपने अगर फर्स्ट ओनर है प्राइमरी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के, आइदर अपार्टमेंट हो, शॉप हो, हाउस हो, व्हाटसोएवर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, फाइल तो आपके नाम पे बन गई। अब आपने कहा क्या है मुझे इसको बेचनी है, क्योंकि प्री लॉन्चिंग रेट्स पे आपने खरीदी थी या जिस रेट पे भी आपने खरीदी थी, कौन से रेट पे खरीदी थी वो आपको पता होगा। उसके बाद आप इसको कह सकते हैं कि भाई मैं इसका फर्स्ट ओनर हूँ या सेकंड, जो भी मुझे इसको बेचनी है आगे, ठीक है। तो ये रीसेल में आ जाएगी। सेम गोज़ टू सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी हमने बात की थी। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी हमने लास्ट बात की थी हमारे व्लॉग में। बहुत बड़ी और वास्ट फील्ड है रियल एस्टेट के हवाले से डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा, अब डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली है क्या कि आपने हर ऑफिस के अंदर मेजॉरिटी देखा होगा, एक ना एक बंदा एडमिन में होता है या कोई डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है या लीगल डिपार्टमेंट में होता है जो कि या अकाउंट्स के अंदर होता है जो कि क्लाइंट की फाइल्स को संभाल रहा होता है, ठीक है। उनके डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज कर रहा होता है, पेमेंट्स ले रहा होता है। अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर यही काम अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप आ जाएँ या इस डिपार्टमेंट में आ जाएँ, सेक्शन के अंदर आ जाएँ, तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आपको इतनी नॉलेज होगी कि आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर भी डिस्कशन पहले कर चुके हैं मज़ीद। तो अब आपके ऊपर चॉइस है कि ये इतनी सारी हमने बातें कर ली कि चॉइस इज़ योर्स कि आपको किस जगह पे आपको जाना है, काम करना है, किस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको आना है तो कौन से डिपार्टमेंट को आपने चूज़ करना है, ये अप टू यू। तो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो बहुत लीगैलिटीज़ भी हैं उसके अंदर, मज़ा भी आता है काम करने का। जब वो हाथ साफ हो जाता है ना आपका काम कर के, तो फिर आपको वो जो काम जो होता है ना वो मज़ाक लग रहा होता है वो, ठीक है? तो ये बात है। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं डिपार्टमेंट्स के ऊपर। हमने बात की थी हमारी लास्ट व्लॉग में कि एसडीसी किसे बोलते हैं, एमडीए किसे बोलते हैं, केडीए कौन-सा है, एलडीए है, देन डीएचए के अंदर भी वो भी अपना एक इदारा एक बना हुआ है। वो भी डीएचए के अंदर अगर आप परचेजिंग करते हैं तो फिर वो भी आपको वहाँ से ट्रांसफर ऑफिस उनके जाना पड़ता है और जो भी आपकी जो फीस वगैरह होती हैं, मेंटेनेंस फीस वो डीएचए को आपने देनी होती है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फेमस सोसाइटीज़ की। अब मैं जैसे कराची में रहता हूँ तो हमारे यहाँ जो फेमस सोसाइटीज़ हैं, मेरी नज़र में तो ज़्यादातर यही आती है, डीएचए आ जाती है, ठीक है। बहरिया टाउन कराची आ जाता है और डीएचए 9 आ जाता है, फेज़ 8 आ जाता है, फेज़ 9 आ जाता है, जो कि मुझे पसंद है। तो बहुत बड़ा कराची और सोसाइटी स्कीम 33 भी है, स्कीम 45 भी है, जौहर के अंदर भी है, गुलशन मेमार में भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। तो ये तमाम सोसाइटीज़ के बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था। अभी हम दोबारा थोड़ा-थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है? ताकि आप लोगों को एक रिवाइज़ हो जाए कि हमने क्या-क्या बातें की थी। अच्छा, अब बात आ जाती है जो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं जो हमने डिस्कशन करना है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। बिल्डर्स प्रोफाइल, मिसाल के तौर पे अगर आप जो है काम कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर और मतलब इसको ऑफलाइन भी कहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं और किसी क्लाइंट को आप प्रोडक्ट दिलाना चाह रहे हैं या वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है ना आपको बिल्डर्स का प्रोफाइल मालूम होना चाहिए। उस बिल्डर का प्रोफाइल मालूम होना चाहिए। नंबर 1, परचेजिंग करने से पहले या किसी को खरीदारी आप करवा रहे हैं, तो यूनिट बेच रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए नंबर 1 बात कि आपने कि जो बिल्डर है वो कितना पुराना है मार्केट में, लाइसेंस होल्डर है या नहीं है, कितने प्रोजेक्ट उसने डिलीवर कर दिए हैं, कौन से शहर का बंदा है, ओनर कौन है, ये तमाम चीज़ें आपको उसकी पता होनी चाहिए। अच्छा, बहुत से बिल्डर हज़रात क्या कर रहे होते हैं कि मैंने देखा है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर पैसे गिरवा रहे होते हैं, ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे वैसे तो एज़ पर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एज़ पर बायलॉज़ के जो भी बिल्डर हज़रात हैं, उनको अपना कंपनी का अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है। रियल एस्टेट हज़रात को भी कंपनी का अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है और पैसे भी उसी के अंदर वो डालें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर मैंने देखा है बहुत से जो बिल्डर हज़रात हैं, उनकी जो एक्टिविटी है तो यही है कि अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर पैसे भी गिरा रहे हैं। तो उसमें कोशिश करें कि ना करें। आप उनको बोलेंगे भाई आप अपनी कंपनी का अकाउंट मुझे दें ताकि मैं उसके अंदर पैसे ट्रांसफर करूँ, ठीक है?
तो ये थी बिल्डर्स प्रोफाइल, जिसके बारे में बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि यार किस बिल्डर के पास जाएँ, कौन से जाएँ, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा बुरा है, मतलब बुराई में नहीं आना, हमने तो बेसिकली ये है, इस चीज़ के ऊपर हम जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ, ये डिस्कशन करना है इस पे कि हमारे पास जो पैसा है, जो सेविंग है, हम उसको किस जगह पे लगाएँ, कैसे लगाएँ, और जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जो फील्ड में आना चाहते हैं, वो कामयाब कैसे हों, ठीक है? अब एक मेन चीज़ जो है हमने डिस्कशन करना है, सेल्स पिच के बारे में मैंने कहा था कि मैं ज़रूर इसके ऊपर डिस्कस करूँगा, और आज हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर सेल्स पिच कितनी इंपॉर्टेंट है हर रियल एस्टेट एजेंट के लिए, हर सेल्स पर्सन के लिए। उससे होता क्या है कि जब आप किसी भी क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं बाय फेस या ऑन फोन या फिर पब्लिक गैदरिंग के अंदर, मीटिंग के अंदर, या फिर कोई इवेंट के अंदर आप फेस टू फेस क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको पता लग जाता है क्लाइंट को कि ये बंदा कितना प्रोफेशनल है, कि ये बंदा काम का है या नहीं है, इससे बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है? एक बात तो ये होगी। तो सेल्स पिच आपको इम्प्रूव करनी कैसी है? अच्छा, नंबर 1 चीज़ आपने सेल्स पिच को इम्प्रूव करने के लिए आप कोल्ड कॉलिंग्स करें। कोल्ड कॉलिंग्स कैसे होंगी? कोल्ड कॉलिंग करने का तरीका क्या है कि देखें, मैं जिस तरीके से कोल्ड कॉलिंग करता था, तो मैं रैंडमली किसी भी, मेरे पास कोई नंबर्स हैं, फ़ोन है, या कहीं से मैंने डेटा परचेज़ किया, किसी से लीड ली, तो मैं उनको फ़ोन करने लग जाता था, या रैंडमली नंबर मैंने डायल किया और उसको मैं प्रोडक्ट पिच करने लग जाता था, और मुझे वहाँ से पता लग जाता था कि क्लाइंट कितना इंटरेस्टेड है। आइदर इंटरेस्टेड है भी या नहीं है तो फिर नहीं बात करते थे, है तो फिर हम उसको प्रॉपर तरीके से करते थे। अब सेल्स पिच में सबसे मेन चीज़ ये है कि कोल्ड कॉलिंग में सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने अपने आप को थोड़ा ऐसा तैयार करना है कि जब आप कॉल कर रहे हो ना, तो दूसरे को पता लगे कि भाई समबडी इज कॉलिंग मी टुडे, ठीक है? जिसमें आप फ़ोन उठा के सलाम से स्टार्ट करके, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम सलमान है। मैं XYZ रियल एस्टेट एजेंसी से बात कर रहा हूँ, या बिल्डर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा, इसके अंदर क्या है कि वार्म जेस्चर्स बड़ा ज़रूरी है, वार्म वेलकम बड़ा ज़रूरी है। अगर आप मिसाल के तौर पे कि सुबह-सुबह आप कॉल कर रहे हैं किसी को 10-11 बजे, वो आपको अगर फ़ोन उठा भी लिया ना, तो आपकी बात कभी भी नहीं सुनेगा। वो आपकी बात कभी भी नहीं सुनेगा। आपको कॉल जब भी करनी है ना, आप सेकंड हाफ में करें, 2-3 बजे के बाद करें, या शाम में आप कॉल करें 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद कॉल करें, क्योंकि जब वो अपना ऑफिस का काम हम खत्म कर लेते हैं, अपनी एक्टिविटी, तो अपने ऑफिस का काम खत्म कर लेते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती हैं कि जनाब अब मुझे घर जाना है, तो फिर बंदा आपकी बात सुनेगा भी। अक्सर मैंने बहुत से लोगों को कॉल्स की हैं तकरीबन 7 बजे, 8 बजे के बाद, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। वो ऐसे कि बंदा फ्री होता है, बैठा हुआ फारिग होता है, और फिर मैं काम भी शुरू करता था कि 1 बजे से काम शुरू कर रहा हूँ या 2 बजे से काम शुरू कर रहा हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ, काम शुरू कर रहा है। उससे ये होता था कि अगर मैं सुबह 9 बजे या 10 बजे ऑफिस आके बैठा हूँ, तो मेरा वेस्टेज हो जाता था टाइम, ठीक है? क्योंकि सुबह कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं है आपसे। तो आप, ये फील्ड ऐसी है, ये इंडस्ट्री ऐसी है, बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, तो आपको एक आध टाइम ऐसा चूज़ करना पड़ेगा कि उस टाइम को फ़ॉलो करना पड़ेगा आपको, और आपकी ज़िंदगी बड़ी सुकून में आ जाएगी। वो कैसे? कि सुबह-सुबह ऑफिस आके कोई फ़ायदा नहीं है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। मैंने जहाँ तक देखा है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी देखा है, लोकल मार्केट के अंदर भी देखा है कि भाई आपका ना तो फ़ोन उठाता है, ना आपको कोई एंटरटेन करता है, ठीक है? दी बेस्ट टाइम अगर आपको काम करना है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर 1-2 बजे के बाद, ठीक है? क्योंकि यार ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी भी बंदे को कोई चीज़ सेल कर रहे हो, कोई आप सिम कार्ड तो सेल नहीं कर रहे, कोई आप बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड तो सेल नहीं कर रहे, पर्सनल लोन तो सेल नहीं कर रहे। आपको जो है, जो चीज़ प्रोडक्ट सेल करनी है, उसका जो वो देखें, टिकट साइज़ क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो उस हिसाब से फिर आपको सुकून से बात करनी है, खुद भी सुकून में रखना अपने आप को, और दूसरे को भी सुकून से बात करनी है। तो मैं कॉलिंग जो करता था, तकरीबन वो 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद स्टार्ट करता था, कि ताकि लोग मेरी बात को सुनें। तो वार्म जेस्चर्स के बाद ताकि पता लगे कि कौन फ़ोन कर रहा है, आप क्लाइंट से पूछें, "सर मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, 3 मिनट बात कर सकता हूँ?" वो डेफिनिटली आपसे पूछेगा, "कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं?" अब देखें, एक बात हमेशा चीज़ याद रखिएगा, फ़ोन के ऊपर कभी भी प्रॉपर्टी नहीं दिखती। फ़ोन के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं बिकती। हाँ, शायद सिम कार्ड पे बिक जाएगी, बैंक अकाउंट पे बिक जाएगी, क्रेडिट कार्ड पे बिक जाएगी, कि क्रेडिट कार्ड देने पर वो कहेगा अच्छा ऑफिस आ जाओ, बात करते हैं यार, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पर जा रहा हूँ, वो हो जाएगी आपकी सेल। लेकिन ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, ये आपसे वन ऑन वन जब तक मुलाकात नहीं होगी ना, तब तक नहीं सेल होती, जब तक आपके ऑफिस में क्लाइंट नहीं आएगा या आपके पास नहीं जाएंगे मीटिंग करने के लिए। तो बात ये हो रही थी कि वार्म जेस्चर्स के बाद जब आप क्लाइंट से पूछेंगे कि सर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, आप जब क्लाइंट से पूछेंगे सर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, वो आपसे पूछेगा सर कौन हो भाई, आप कहाँ से फ़ोन किया है, क्यों फ़ोन किया है? अच्छा, लोग, होता क्या है, लोग डर जाते हैं आज के टाइम में, क्योंकि पिछले टाइम में अगर आप देखें, कराची के हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, और बहुत सी रॉन्ग कॉल्स आती थी, कोई स्पैम कॉल्स होती थी, तो लोग आपको अवॉइड करते हैं। तो लोग कहते हैं कि नहीं यार, मैंने इंटरेस्ट नहीं शो किया, मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है? तो ये तमाम बातें हैं। तो आपको जो है उसको जज करना है, और उसको थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिलाना है, और अपनी कंपनी के बारे में बताना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, ये तमाम लोगों के लिए है, अगर आप इंडिविजुअल फ्रीलांस काम कर रहे हैं, तो आपकी अपनी खुद की वेबसाइट बनी होनी चाहिए, जहाँ पे प्रोडक्ट रखी हुई हो वहाँ पे आपकी, ठीक है? वो जो प्रोजेक्ट है वो हो। अच्छा, अगर आप ऑफ़िस फ्रीलांसिंग के किसी बिल्डर ऑफ़िस में है, रियल एस्टेट ऑफ़िस में है, उनकी भी वेबसाइट बनी होनी चाहिए। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता, आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, सर ये हमारी कंपनी की, ऑर्गनाइज़ेशन की वेबसाइट है सर, ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है, इस पे आप जाके डिटेल्स देख लें आप।
उससे होगा क्या कि देखें वेबसाइट जब बनी हुई होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या पर्सनल बंदे की, आपसे कोई सेल कर रहे होते हैं, तो आगे वाले बंदे को लगता है कि नहीं यार ये बंदा प्रोफेशनल बंदा है, किस तरीके का बंदा है। आज के टाइम में लोग हमारे यहाँ करते क्या है, वो फेसबुक पेज बना लिया, इंस्टाग्राम के ऊपर बना लिया, ठीक है वो भी कोई बुराई नहीं, उसके ऊपर भी हमने आना है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो कितना जरूरी है, लेकिन ये वेबसाइट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है एलिमेंट, ये होनी चाहिए। अच्छा, जब आप उससे बातचीत करना शुरू करेंगे, वार्म वेलकम शुरू करेंगे, तो आप उससे पूछेंगे जरूर, सर क्या हाल है, कैसे सर बात हो सकती है मेरी आपसे, सर मैं निशान बात कर रहा हूँ, जो भी आपके नाम में बात कर रहा हूँ, ठीक है सर, फलाना ढिमकाना ऑफिस है। अच्छा सर, पर्पस मेरा ये था आपको कॉल करने का कि सर अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्लीज सर मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। वो पूछेगा क्या है आपके पास, आपको कभी भी प्रोडक्ट फोन के ऊपर सेल नहीं करनी, और एज अ रियल एस्टेट एजेंट जो है आपको प्रोडक्ट कभी भी नहीं बेचनी ऑन फोन या ड्यूरिंग मीटिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है, इतनी बातें करनी है कि बंदा आगे खुद आके बोले अबे यार बस कर दे भाई, अब मुझे बता कि यार जो असल काम के लिए मैं आपके पास आया हूँ, तो वो मुझे आप प्लीज बताओ, उसको सीख दो। फिर वहां मजा आता है कन्वर्जन करने में, आपको पता लगता रहता है कि उसका इंटरेस्ट है भी या नहीं है, ऐसे वो आपकी बातें सुन रहा है, अपनी कर रहा है, अपनी बता रहा है, या आपकी बातें हो रही है, लेकिन आपकी बातें भी इतनी रेलिवेंट होनी चाहिए कि उसको भी मजा आए सुनने के लिए, ठीक है। आप उससे पूछ सकते हैं जब आप फोन पर बात करें, सर आप किस कहाँ काम करते हैं, किस इंडस्ट्री में है, अगर आप बताना पसंद करेंगे। अव्वल तो देखो कोई भी बंदा ना आपको फोन के ऊपर शायद ये तमाम चीजें नहीं बताए, अगर आप नाम लेके मुखातिब हो या आपकी कहीं उससे मुलाकात हुई थी, तो वो आपको याद रखेगा कि हाँ यार मैंने आपका नंबर दिया था, या फलाना ढिमकाना के रेफरेंस से आप बात करो, तो वो भी उस वक्त तक भी आपकी वो बात सुन लेगा। लेकिन अननोन बंदा कभी भी आपको एंटरटेन फोन पे नहीं करेगा, तो उसमें ये रेशो है कि 100 में से 2 लोग शायद आपसे कोई बात कर लेंगे कि जनाब हाँ ठीक है, आप बताओ क्या है, या डेटा आपके पास कोई रियल एस्टेट का डेटा हो, कोई सॉलिड आपके पास डेटा हो जिसमें क्लाइंट्स आपसे बातचीत करने के लिए रेडी हो, बैठे हो और परचेज करना चाहते हैं। ओनली द पॉइंट इज दिस कि देखिए सेल्स पिच इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए सेल्स पिच इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहाँ पे ही आपको नजर आ जाएगा कि आप खुद कितने पानी पे हैं, और दूसरा क्लाइंट जो है ना, जो आपके ऑन अदर हैंड बैठा हुआ है फोन पे आपसे बात कर रहा है, तो वो आपसे मुतमईन है या नहीं है फोन के ऊपर, और आपको खुद ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं अपने बारे में भी और क्लाइंट के बारे में भी, कि वो प्रोडक्ट मुझसे लेगा या नहीं लेगा, या आप खुद कितने पानी में हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, कितने एक्सपर्ट हैं, तो जब जाके बात बन सकती है। एनीवेज, जब आप उनसे बात करना शुरू करेंगे और वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो आपसे बोल सकते हैं कि सर वो पूछना शुरू कर देगा लोकेशन कहाँ है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ प्रोजेक्ट है, तो सर ये प्रॉपर्टी का मामला है सर, तो फोन पे अगर आपको मैं हर चीज़ डिलीवर कर दूंगा, तो फिर आपका भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मैं चाह रहा हूँ या मैं चाह रही हूँ कि सर आप ऑफिस में आए, या मुझे टाइम दें, मैं आपके ऑफिस में आता हूँ और आपसे गपशप लगाता हूँ, और मैं आपको कंप्लीट डिटेल, जो कंप्लीट प्रेजेंटेशन जो है, मैं आपको आपके ऑफिस में आके दूंगा, या आप मेरे ऑफिस आ जाए, ताकि बात हो जाए, ट्रस्ट डेवलप हो जाए। सर आप भी अब हमें देख लें कि हम कितने पुराने हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारी कितनी पुरानी है, कौन से लोग बैठे हुए हैं, डेवलपर कौन है, उनके कितने प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, अब देखिए ये जितनी बातें मैंने आपको की, मेरे ख्याल में कि 5, 6, 8 मिनट तो हो गए, 10 मिनट तो हो गए। अब आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसको लेके आएंगे एज अ रियल्टर, इसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप इसको लेके आएंगे ना, तमाम बातों का भी 10 मिनट मुझे हो गए हैं ये तमाम बातें करते करते। अब आप प्रैक्टिकली इसको अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, अपनी पिच सेट करेंगे क्लाइंट से बात करने के लिए, तो कम से कम 10-15 मिनट की तो ये पिच आराम से बन जाएगी। अब 10-15 मिनट तक अगर आपने क्लाइंट से बात कर ली, तो वो और प्रॉपर उसको आंसर दिया, सर आपकी डील आप समझेंगे 60% फोन के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर वो कहता है हाँ मैं आऊंगा, मैं बात करूंगा, डेस्परेशन आपने कभी भी नहीं शो करना, डेस्परेशन आपने कभी भी नहीं शो करना ड्यूरिंग ऑन द फोन कॉल। अगर आप बोले सर आज मुझे प्रॉपर्टी मुझसे ले लें, ये ले लें, प्लॉट ले लें, एक्स वाई जेड, ओ भाई नहीं होता है, फोन के ऊपर नहीं आपसे परचेजिंग करेगा, आ जाएगा। अब आप इसका देखें कॉलिंग रेशो क्या है, अच्छा खासी मैंने टाइम लगाया कॉलिंग के ऊपर, तो 100 कॉल्स में से आप समझें कि 40% आप लगा लें कि लोग शायद आपकी बात सुनेंगे। अच्छा 60% मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बोलेंगे नॉट इंटरेस्टेड, या फोन बंद है, या बोलेंगे बाद में कॉल करो। जो आपसे बात कर रहा है 40%, वो रेशियो 35 to 40%, ये मैं रेशियो बता रहा हूँ। अब उसके अंदर से भी इंटरेस्टेड कौन है, जो कि कह रहे हैं हाँ हाँ हम आएंगे, उसमें से 20 लोग निकलेंगे, 15 से 20 का आप रेशियो पकड़ लें, ठीक है। अच्छा, और जब वो आपको बोलेंगे हाँ मैं आ रहा हूँ आपके ऑफिस, या आप मेरे ऑफिस आ जाएं, तो उधर भी आप ये रख लें कि 5 से 6 लोग आपके पास ऑफिस में मिलने आएंगे, या आपको अपने पास इनवाइट करेंगे, और कन्वर्जन कितनी होगी, 100 में से 2, 1 या 2, ये रेशियो है मार्केट के अंदर। बीए मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा कहता है ना कि यार नहीं मैंने 5 डील कन्वर्ट कर ली 100 कॉल्स करके, या कोई ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, तो ये एक पूरा एनालिसिस है, अगर आप उसको करेंगे इन डिटेल, तो वो फिगर्स आपको सामने नजर आएंगी कि कितनी कॉल्स अटेम्प्ट हुई, ठीक है, कितनी स्विच ऑफ थी, रिंगिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग कितनी कॉल्स थी, ये तमाम पूरा जो फिगर है ना, फैक्ट्स एंड फिगर, आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि जब आप सीरियस होके अपना माइंड मेकअप करके काम करेंगे और कॉलिंग के ऊपर आएंगे या कॉलिंग पे उतरेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि फैक्ट एंड फिगर क्या है। भाई अभी तक जो मैंने रेशियो निकाला है 4 से 5, अभी तक जो मैंने रेशियो निकाला है 4 से 5% की कन्वर्जन है, ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि क्लाइंट्स से आप जब बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ऑन अदर हैंड पे ब्रोकर भी बैठा हो, कोई वो कहेगा कि यार मैं आपको मैं आपके प्रोडक्ट बेच देता हूँ, मुझे क्या कमीशन मिलेगा, इसके ऊपर भी हमने आके बात करनी है। तो
जब क्लाइंट आपसे, अभी हम क्लाइंट के ऊपर रहते हैं, जब क्लाइंट आपसे मुतमईन हो जाए और आपकी बात सुनना लगे, आप समझेंगे 2 से 3 मिनट से अबव हो चुकी है आपकी फ़ोन कॉल, ठीक है? तो वो क्लाइंट पोटेंशियल है। ये याद रखिएगा मेरी बात। लाज़मी तौर पे ये बात याद रखिएगा कि वो क्लाइंट जो है, वो है पोटेंशियल। उसकी वजह ये है कि वो आपकी बात सुन रहा है, इंटरेस्टेड है। वो ले ना ले लेकिन एक अलग सिनेरियो है, लेकिन वो इंटरेस्टेड है, आपकी बात सुन रहा है, आपकी बात आपसे मिलना चाहता है, तो ज़रूर उसको ऑफ़िस में बुलाएँ, इनवाइट करें, गपशप लगाएँ। अच्छा, बहुत से लोग आप क्लाइंट्स आपको मिलेंगे ऑन द फ़ोन कॉल, वो आपसे वहीं शुरू हो जाएँगे। अच्छा यार, पेमेंट प्लान बता दो, कितने का है, कहाँ है लोकेशन? अगर आपने हर चीज़ ऑन द फ़ोन कॉल पे बता दी, तो वो बस वहीं के वहीं रह जाएगा, आपके पास ऑफ़िस पे नहीं आ जाएगा। क्योंकि उसकी जो नीड थी, जो डिमांड थी, जो आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट करके रखी हुई थी, वो तो आपने फ़ोन पे बता दी, तो अब बचा क्या भाई बात करने का? ठीक है, आप सिर्फ़ उसके बाद उसको फ़ोन ही करते रहोगे और वो ना तो या तो आपको फ़ोन नहीं उठाएगा, अगर इंटरेस्टेड होगा बोलेगा हाँ, मैं आऊँगा, नहीं आऊँ, व्हाटसोएवर जो भी सिनेरियो बनेगा, वो आपके सामने आ जाएगा। तो यही वाली बात फिर मैं दोबारा से रिपीट करूँगा कि सेल्स पिच आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको खुद इवैल्यूएट आप कर लेंगे ये कि बंदा मुझसे परचेज़िंग करेगा या नहीं करेगा। क्या ये क्लाइंट वाक़ई पोटेंशियल है या नहीं है? वो आपको कैसे पता चलेगा? आप नंबर्स ऑफ कॉल्स अटेंड करने के बाद, आप बात पे बात करेंगे, क्लाइंट से बात करेंगे। देखिए, आपको अपने लिए ना ये जब आपको कामयाब अगर ब्रोकर बनना है, रियल एस्टेट एजेंट बनना है, रियल्टर बनना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी थ्रू फ़ोन कॉल्स फर्स्ट, ठीक है? उसके बाद फिर आपको कन्वर्जन में आसानी होगी, आपको डेटा आपके पास आता रहेगा, आप कन्वर्जन रेट पता चलता रहेगा कि भाई कौन से क्लाइंट ऐसे हैं जो कि मेरी बात सुनना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या है, जब आप एक ही बात को बार-बार रिपीट कर रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर क्लैरिटी भी आती है। ये बहुत ज़रूरी है क्लैरिटी आना। जब तक क्लैरिटी नहीं है, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है, जब तक आपका माइंडसेट ओके नहीं है, जब तक आप खुद मुतमईन नहीं है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं कि वो क्लाइंट के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो आप उसको सेल नहीं कर पाएँगे माज़रत के साथ। तो आपको सबसे पहले काम यही करना होगा कि आपको मुतमईन होना होगा जिस प्रोडक्ट को अगर आप बेच रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, जो बिल्डिंग डेवलपर के अंडर में आप काम कर रहे हैं या उसके प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले खुद मुतमईन होना होगा। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी रीसेल कर रहे हैं, कोई रेडी प्रॉपर्टी रीसेल कर रहे हैं, उसके ऊपर टाइम कम लगेगा, उसकी वजह ये है कि क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ सामने है, तो वो ईज़िली बिक जाती है। अब ऑफलाइन के अंदर थोड़ा-सा इश्यू ये होता है, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, अदरवाइज़ प्रोडक्ट सेल नहीं होता। ये गारंटीड है। बहुत दफ़ा बहुत जगहों पे मैंने देखी है। बहुत सी मार्केटिंग कंपनीज़ आई हुई हैं मार्केट कराची के अंदर। मेरे पास कितने दिन के कुछ 4-5 मेरे पास फ़ोन आते हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग कंपनीज़, तो उनके फ़ोन आते हैं कि सर ये प्रोडक्ट ले लें। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब उनसे मैं पूछता हूँ तो भाई नंबर कहाँ से आया? तो वो वहीं फ्लैट हो जाता है। मैं जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन्स करता हूँ, तो उनके पास नॉलेज नहीं होती। अच्छा, अगर आपको अपनी सेल्स पिच स्ट्रॉन्ग करनी है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ। सेल्स पिच को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करनी है, तो करना क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर जाएँ, वहाँ पे आपको एडवर्टाइज़मेंट्स नज़र आ रहे होंगे कि फलाना-ढिमकाना ब्रोकर, डेवलपर या प्रॉपर्टी बिकने के लिए आई हुई है। बहुत आपके पास आएँगे आपको। वहाँ पे आप इंटरेस्ट शो करें कि भाई मैं एक बायर हूँ, मुझे परचेज़ करना है, ठीक है? मुझे फ़ोन कॉल करो अपना मोबाइल नंबर में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप करें, ज़रूर करें। मैं तो आपको प्रेफ़र करूँगा। मैंने यहीं से सीखी है सेल्स पिच, मैं आपको अपना गुर बता रहा हूँ। उससे फ़ायदा होता क्या है कि जब बीइंग एज़ एन एजेंट आप काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, नंबर 1 चीज़ आपको पता लगती है दूसरे की प्रोडक्ट पे वो बेच क्या रहा है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बोली कि आपको पता होनी चाहिए मार्केट नॉलेज के बारे में, तो ये मार्केट ठीक है। तो वहाँ से जब आपको कॉल आए और उसके बाद जब वो आपको प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देगा, उसको सिर्फ उसकी प्रोडक्ट पिच कुछ आप चेक करें कि वो बोल क्या रहा है या वो बोल क्या रही है। ज़्यादातर आपको लड़कियाँ फ़ोन करेंगी या लड़के आपको फ़ोन करेंगे और फ़ोन उठाते साथ ही ना सबसे पहले वो काम ये शुरू करता है, अस्सलाम वालेकुम, मैं फलाना-ढिमकाना जगह से बात कर रही हूँ और आपने हमारे सोशल मीडिया के ऊपर इंटरेस्ट शो किया था, आप बताएँ क्या चीज़ चाहिए आपको? आपका क्या इंटरेस्ट है? क्या मूड है आपका? मतलब ये रॉन्ग कॉल है, ठीक है? रॉन्ग कॉल है। इसके तरीके बहुत डिफरेंट हैं। अगर मैं होता तो मैं डिफरेंटली एक बहुत पोलाइट तरीके से बात करता। मेरे पास बहुत से ऐसे लोगों के फ़ोन डेली आते हैं, वो ऐसा लग रहा होता है कि बहुत डेस्परेटली वो फ़ोन कर रहे हैं, उनको कोई चीज़ बेचनी है। तो मैं कभी भी डेस्परेट कॉल को एंटरटेन नहीं करता। तो सेम सिनेरियो आपके साथ भी होगा। तो मुझ जैसे बंदे या और जो स्मार्ट लोग हैं, वो जो डेस्परेट कॉल्स हैं, उनको कभी भी एंटरटेन नहीं करता है, ठीक है? हाँ, आपकी आवाज़ में ज़रा दम होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, थोड़ा-सा ज़रा भारी आवाज़ आपकी होगी, ताकि दूसरे को पता लगे कि यार कोई कॉल कर रहा है, सीरियस पर्सन कॉल कर रहा है। और थोड़ी-सी इतनी वॉइस आपकी वॉल्यूम थोड़ी हाई होनी चाहिए, ताकि दूसरे को पता लगे, समबडी इज़ इंटरेस्टेड टू सेल मी समथिंग, दैट्स इट, ये गुर है। जहाँ आपने ये फ़ॉर्मूला आज़मा लिया, तो आपको ये फ़ॉर्मूला कभी भी निराश नहीं करेगा, फॉर श्योर। आपने कॉल जब उसको की ज़रा कॉन्फिडेंट के साथ, आप देखें वो आपसे कैसे बात नहीं करेगा। आप उससे पहले बात करना सीखें, वो क्या कह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, उसकी माइंडसेट क्या है। उसको घर खरीदना है लेकिन आप उसको अपार्टमेंट बेच रहे हैं, नहीं। तो अगेन दोबारा से हम इसके ऊपर आते हैं, पिच के ऊपर, सेल्स पिच के ऊपर, कि ये इंपॉर्टेंट है और आपको अपने ऊपर बड़ी मेहनत करनी है। आज से दोबारा से लग जाएँ। तमाम लोगों को मैं बोलूँगा जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आपने सोशल मीडिया के ऊपर जाएँ और वहाँ पे जाके इंटरेस्ट शो करें कि भाई मैं एज़ अ बायर 15 से 20 कॉल्स आप अटेंड करें, आपको पता लग जाएगा कि लोग बात कैसे कर रहे हैं। उसी को अपना लें जो आपको अच्छा लगे। भाई 50 कॉल कर लें, चलें,
उसमें से कोई इक्का-दुक्का बंदा तो आपको समझ में आएगा, कोई लड़का या कोई लड़की उसकी बात समझ में आएगी। उसको नोट डाउन करें, डायरी पेंसिल रखें और वो कह क्या रहा है या क्या कह रही है, उसको नोटिस करें कि बात किस तरीके से कर रहे हैं, उसके वार्म जेस्चर्स कैसे हैं उसके। तो उसके बाद जाके आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दीजिए। अपनी सेल्स पिच आपको खुद बनानी पड़ेगी, मतलब मैं आपको बना के दे दूँ, नो प्रॉब्लम। आपको लेकिन खुद ही बनानी पड़ेगी। आपको खुद ही बात करनी पड़ेगी और बात करते आपको आनी पड़ेगी। आपको इन ऑफिस के अंदर किसी भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपके सेल्स स्टाफ हैं, उनके साथ बैठना बोले यार मुझे सेल्स पिच सेट करनी है, मुझे बताओ, इवैल्यूएट करो कैसी सही है नहीं। क्रॉस क्वेश्चंस पूछो, शर्माना नहीं है, घबराना भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, लोग मुँह पे खून बंद कर देंगे, आपकी बात नहीं करेंगे, कोई गालियाँ देगा आपको या खराब बात करेगा आपसे, होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत गाली खाई है लोगों से, बहुत सुनी है मैंने। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ मैं। और पहले हेजिटेशन बहुत होती थी, हिचकिचाता बहुत था बात करने में, अब नहीं आती है सारी। क्यों? क्योंकि मैंने एक वो एग्ज़ाम्पल है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, इसी तरह की कुछ है। तो उसको मैंने अपने साथ बाँध लिया है और मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। जिस चीज़ के ऊपर भी मुझे अबूर हासिल करना होता है, मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता हूँ, बोलना शुरू कर देता हूँ। ये ज़बान जो है ना, ये आपका सबसे बड़ा टूल है। ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा टूल है। दुनिया में आज से पहले अगर आप जाके देखें मार्केट के अंदर, उस वक़्त प्रोडक्ट सेल होती थी किस चीज़ पे? पर्सनैलिटी पे और आपकी ज़बान के ऊपर। पर्सनैलिटी पे और आपकी ज़बान के ऊपर, भरोसे के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर सेल होती थी। वो कैसे होती थी? वो ये कि आपने, क्योंकि ज़माना उस टाइम पे था ज़रा डिफरेंट था और लोग सिर्फ़ ज़बान के ऊपर ट्रस्ट करते थे। मीठे-मीठे आपने बोल बोलने हैं रियल एस्टेट के अंदर और आप देखें जलवा कमाल आपका क्या होगा। आगे हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि बात वही हो रही थी कि प्रोडक्ट जो है फ़ोन के ऊपर आपने सेल नहीं करना और डेस्परेट नहीं होना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तमाम डिटेल्स जो हैं ऑन फ़ोन के ऊपर नहीं करना। डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लाइंट्स का, वो आपने कब और कहाँ कैसे सेव करना है, वो भी हम उसके ऊपर आगे बात करेंगे। अच्छा, तो सेल्स पिच के हवाले से एक चीज़ मुझे और बतानी थी। वो सेल्स पिच के हिसाब से मुझे एक चीज़ और बतानी थी, वो ये थी कि जब भी आप किसी को फ़ोन करें, किसी क्लाइंट को, ठीक है, और वो आपको टाइम दे रहा है कि आप मुझे 2 दिन बाद फ़ोन करना है, 4 दिन बाद फ़ोन करना, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी उसको डेली फ़ोन नहीं करिएगा। हम बात कर रहे थे सेल्स पिच की, अगर कोई क्लाइंट आपको कहे कि हाँ यार मुझे 1 आध 2 दिन बाद फ़ोन, या जिस टाइम पे वो कह रहे हैं उस दिन फ़ोन कर लिया तो ठीक है, उस टाइम पे तो करना ही करना है। लेकिन अगर आप उसने परसों का बोला और आप कल फ़ोन मिला के बैठ गए और दिन में कोई 4 दफ़ा 5 दफ़ा फ़ोन मिला रहे हैं उसको, सर क्या प्लान है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तो वो ये डेस्परेशन कहलाती है। इस पे नहीं आना हमने। और कामयाब रियल एस्टेट एजेंट वही है जो कि पेशेंस रखना जानता हो। अगर पेशेंस है तो यू कैन बी अ गुड सेल्स पर्सन। अब रियल एस्टेट क्या, प्रॉपर्टी क्या, आप सुई से लेके जहाज तक बेच सकता है। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, आप जहाज तक बेच सकते हैं अगर आपके अंदर पेशेंस है सेल्स करने का। एंड इफ यू आर अ गुड स्पीकर, अच्छे तरीके से आप बात कर सकते हैं, तो मार्केट में आए, उतरें, काम करें और आपको देखें कि आप कितने पैसे अर्न कर सकते हैं रियल एस्टेट से। अच्छा, बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं आपको मिलेंगे ऑन द फ़ोन कॉल। बाद दफ़ा चला हम इसके ऊपर थोड़ा-सा हट के बात कर लेते हैं कि पिच आपने क्लाइंट को फ़ोन किया और आपको फ़ोन पे एंटरटेन कर रहा है। अब वो आपसे पेमेंट प्लान भी आपसे मंगवाएगा। बोलेगा यार मुझे अभी के अभी बना के दिखाओ पेमेंट प्लान। मुझे पेमेंट प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा अगर टाइम लगता है ना, आई गेस शायद 25 सेकंड्स टू 30-40 सेकंड्स से ज़्यादा नहीं लगता। या चलें बहुत कह लें, लोग बोलेंगे यार आप अपनी तारीफ़ कर रहे हैं भाई, ये तो खुद ही नहीं भाई, मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। चलें बहुत कह लें 1 मिनट लग जाएगा मुझे पेमेंट प्लान बनाने में। ठीक है? मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है ऑन द फ्यू सेकंड्स के अंदर उसने पेमेंट प्लान कहा, मैंने कहा ये ले सर हाजिर है, आप अपना व्हाट्सएप चेक करें, आपको व्हाट्सएप मिल चुका है। ठीक है, या आपको ईमेल पे आपको मिल चुका है, तो या मैं आपको फ़ोन रखने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। तो 30-40 सेकंड के अंदर आपको पेमेंट प्लान मिल जाएगा, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है पेमेंट प्लान बनाना। और पेमेंट प्लान जब आप बना लेते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं, या फिर आप रीसेल प्रॉपर्टी के अंदर अगर घर बेचना, अपार्टमेंट बेच रहे हैं, तो उसमें भी 2 बातें होती हैं, कितने का है और डाउन वो कितनी मुझे करनी है, टोकन कितना देना है मुझे, सिंपल सी बात है। तब ये 2 बातें होती हैं। ऑफलाइन में थोड़ा-सा आपको ज़रा बताना पड़ता है, डाउन पेमेंट कितनी, बलून पेमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट कितनी, पोज़ीशन पे कितना है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस क्या है, फलाना-ढिमकाना 2-4 बातें आपको और करनी पड़ेंगी। तो मैक्सिमम हार्डली 1 मिनट से ज़्यादा पेमेंट प्लान के ऊपर टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। ठीक है? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, कैलकुलेशन की हमने बात कर ली है, पर्सनैलिटी ग्रूम की। अब वही वाली बात आ जाती है, पर्सनैलिटी ग्रूम हम पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके हवाले से। पर्सनैलिटी आपकी मतलब जो दिखता है वही दिखता है। आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, आपकी घड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपके गॉगल्स अच्छे होने चाहिए, आपके शूज़, आप ड्रेस कोड पॉलिसी आप अपना लें भाई, इसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है। आपने अगर ड्रेस कोड के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, लोग आपको देखना शुरू कर देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको गुर की बात बता रहा हूँ। अगर आपने अच्छे स्टाइलिश और ज़रा डिसेंट कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं, आप अपने आप को खुद ही जो है ना मार्केट के अंदर ले आएँगे और लोग आपको देखना शुरू कर देंगे। लोग बोलेंगे वाओ यार, अच्छा लग रहा है, ये अच्छी लग रही है लड़की, जो भी कुछ। तो पर्सनैलिटी के ऊपर जो है हमने आपने बहुत फोकस करना है, हर बंदे ने फोकस करना है। वैसे भी आपको फोकस करना है, अगर आप इस इंडस्ट्री से मुंसलिक नहीं है, तो आपको ये करना है। कर लेते हैं सैलरी एंड कमीशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर सैलरी कमीशन क्या है, वो हम बात कर चुके हैं पहले भी। सैलरी
जो भी आपको बिल्डर दे रहा है आपको नेगोशिएट करना उसके साथ, या ऑफिस दे रहा है। वैसे तो रियल एस्टेट में सैलरी होती नहीं है, सैलरी जो होती है ना वो रियल एस्टेट में बाकी नहीं होती। अगर आपको कोई दे रहा है तो ये समझिएगा कि आपको जेब पर चीज दे रहा है, आपका ब्रेड एंड बटर जो है ना वो बस चलता रहे, आपकी डिस्टर्बेंस नहीं हो, किचन की आपकी डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो इसलिए आपको सैलरी दे रहा होता है। सैलरी होती क्या है, मैंने आपको ये वाली बात बताई, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मुझे अपना जो मैं अपनी सैलरी खुद डिफाइन करता हूँ, खुद लिखता हूँ, खुद लेके जाता हूँ, अपनी पे चेक में खुद बनाता हूँ। क्यों? इसकी वजह यही है कि एंड ऑफ द डे आपको पता लग जाता है कि आपने कितना कमीशन अर्न किया। जितनी मेहनत करेंगे जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। तो कमीशन सैलरी के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। अप टू यू 30-40 हज़ार रुपए की सैलरी पर कोई घर नहीं चलता, ना पेट बढ़ता है। आपका असल जो आपका जो कन्वर्जन है, जो अकाउंट आपका भरेगा वो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होंगे पैसे और कमीशन देंगे। अब हम बात कर लेते हैं पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया से रिलेटेड, ये हम आखिर में बात करेंगे सोशल मीडिया पर बात कर लेते हैं। यस, हाँ, ग्रेटिट्यूड, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमने डिस्कशन कैसे करते हैं अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर। ग्रेटिट्यूड, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, ये 3 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो शुक्रगुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करना, और दूसरी चीज ये कि लॉयल होना अपने आप से, अपने काम से, और तीसरी चीज क्या थी, ईमानदारी, ऑनेस्टी। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा तो आपका ना बिजनेस चलेगा, ना आपकी जॉब चलेगी, ना आपकी डेली लाइफ नहीं चलेगी। क्योंकि जो इंसान अपने आप से मुखलिस नहीं है, अपने पड़ोसी से मुखलिस नहीं है, या अपने ऑर्गेनाइजेशन से मुखलिस नहीं है, या अपने बॉस से मुखलिस नहीं है, या जो बॉस अपने एम्प्लॉय से मुखलिस नहीं है, जो उनके बारे में नहीं सोचता, तो भाई ये इंडस्ट्री उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए ये क्या, कोई इंडस्ट्री भी उनके लिए है ही। उसकी वजह यह है, हमारे यहाँ अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो मैं देखता आ रहा हूँ हाल, कोई बंदा सिंसियर ऑनेस्ट नजर ही नहीं आता, है ही नहीं। लगता है सब मर मरा गए। जो रियल एस्टेट के अंदर तो बहुत ज्यादा चोरबाजारी लगी हुई है, बोला कुछ और हुआ कुछ और क्या कुछ है, वो अनदर चैप्टर है। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आपको हकीकतन कमाई करनी है, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, लॉयल्टी बहुत जरूरी है, अपने आप से, अपने काम से और खुदा से। ठीक है? अच्छा, जो काम आप कर रहे हैं, जो चीज आप बोल रहे हैं, वो जरूर इंप्लीमेंट करें, और वही चीज होनी चाहिए। कस्टमर भी, क्लाइंट भी जो है आपको इसी नजर से देखिएगा कि कितना सच्चा है, झूठ तो नहीं बोल रहा मेरे साथ। हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ट्रस्ट फैक्टर जीरो है। क्या है ट्रस्ट फैक्टर? बिल्कुल जीरो। वो कैसे? कोई बंदा ट्रस्ट करता ही नहीं किसी के ऊपर। सीरियस बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको बात। ऑनेस्टी, अपने ऑफिस से ऑनेस्टी रखें, अपने एम्प्लॉय से ऑनेस्टी रखें, और काम से रखें। बहुत से लोग रियल एस्टेट के अंदर करते क्या है कि बाहरी बार सेल करके आ जाते हैं। रीसेल मार्केट के अंदर होता है, बहुत कुछ होता है, मैंने तो बहुत लोगों को पकड़ा भी है। ठीक है? और तीसरी चीज आती है फिर ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। अल्लाह का जितना आप शुक्र अदा करें बहुत अच्छी बात है, करते रहें, नमाज भी पढ़ें, रोजा रखें, सदका दें, ज़कात दें। और एक इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है, जो भी आपकी सैलरी आपको मिल रही है, जो भी आप कमीशन कमा रहे हैं, उसका 5-10% जो है ना, जितना परसेंटेज भी आपको समझ में आता है, वो जरूर आप अल्लाह के नाम में खर्च करें। और मैंने वही वाली बात आपको पहले भी वाली बात बोली थी कि इस इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हैं तो आपको इस काम के अंदर नौकरी लेके नहीं चलना, आपको इस काम के अंदर बिजनेस लेके चलना है। और बिजनेस, तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के अंदर अगर आपने अल्लाह ताला को पार्टनर बना लिया और 5% जो भी हिस्सेदार आपने रख लिए खुदा ताला को, तो आपकी कामयाबी इंशाल्लाह जरूर बढ़ेगी। ये मेरा दावा देता हूँ मैं आपको, ये 100% होना ही होना काम। लेकिन क्या है कि ये सारी चीजें जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अच्छे इंसान नहीं होंगे। ये सिंक्रोनाइज होती हैं ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ग्रेटिट्यूड, ये सब शुक्रगुजारी, सारी चीजें जो मैं आपको एलिमेंट बता रहा हूँ, सब आपस के अंदर जब सिंक्रोनाइज होती है ना, ऊपर की तरफ अल्लाह ताला की तरक्की देना शुरू हो जाता है। तो ये थी एक आज की व्लॉग, और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कशन की, रिवाइज भी की, रिवीजन भी किया प्रीवियस उसके बारे में। अभी हम ये है कि नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, और नेक्स्ट वीडियो तक जो है जो भी आपके कमेंट्स हैं वो प्लीज इसको लिखें जरूर, रिव्यू दें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ मैं और आप लोगों को दूँ। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है? और अगली वीडियो का इंतजार करें। टिल देन,